हेलो एस्पिरेंट्स। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर। जो हम देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर, उसमें हम लोग 20th ऑफ क्या है अप्रैल से लेके टू द टिल द एंड ऑफ जो आपका फ्रॉम द एंड ऑफ अप्रैल टू द 10th ऑफ मई तक का हम लोग करंट अफेयर इस पर्टिकुलर क्लास में देखेंगे। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू गाइस कि हमारे दो अभी कोर्सेज एप्लीकेशन पे लाइव हैं। आपको कहीं सीजीपीएससी पे कोई इशू आ रहा है, इंग्लिश में आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो यू कैन गो देयर एंड एनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। और एक कोर्स हमारा सीजीजीएस है। सीजीजीएस ये आपके कोई भी एग्जाम, आप कोई भी वन डे एग्जाम लिख रहे हैं या सीजीपीएससी में ही आपको जरूरत है सिर्फ सीजीजीएस के पार्ट को कंप्लीट करने की, तो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ऑल्सो वी आर हैविंग 2 फ्री टेस्ट सीरीज इन आवर एप्लीकेशन। अभी एडीईओ के लिए 3 फ्री टेस्ट सीरीज हमारी है और सीजी जुडिशियरी के लिए भी हमारी फ्री टेस्ट सीरीज अभी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो यू कैन गो एंड एनरोल इन दीज पर्टिकुलर थिंग्स गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना अच्छा नहीं अवेलेबल करा रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग इट, गो एंड एनरोल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज आर्टिकल। तो पहला न्यूज आर्टिकल आपका है मैन मेड माउंटेन इन छत्तीसगढ़। व्हाट इज मैन मेड माउंटेन इन छत्तीसगढ़? तो हमको देखने को मिल रहा है कोरबा में, अभी हाल फिलहाल में कोरबा में काफी सालों से क्या हो रहा है, कोल माइंस है वहां, और कोल माइंस जो है ओपन कास्ट कोल माइन है। अब जब कोल माइंस को खोदा जाता है, कोल को निकाला जाता है, तो उससे कुछ मटेरियल निकलते हैं जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल। अब वो एक एक जगह पे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो वैसे 7 से 8 माउंटेन हमको कोरबा में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कोरबा में देखने को मिलते हैं। कितने माउंटेन? 7 से 8 माउंटेन है। और यहाँ पे किया क्या जा रहा है, इन पर्टिकुलर जो ये आपके माउंटेन है, इनके ऊपर प्लांटेशन किया जा रहा है। अब 5 साल तक इस प्लांटेशन का देखभाल करते हैं और 20 साल में वो पहाड़ जो है पूरा एक फॉरेस्ट में तब्दील हो जाता है। तो दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको समझना है इकोलॉजी को कैसे बचाया जा रहा है। एक तरफ हम कोयला खोद रहे हैं, उससे दिक्कतें तो आ रही है एनवायरमेंट में, बट वी आर ऑल्सो प्लांटिंग, वी आर ट्राइंग टू प्लांटेशन भी किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द कोल जो वहां पे क्या है डंप हो रहे हैं उन सब के ऊपर। आपको इसके साथ में और कुछ बता दूं तो बांगो डैम है आपका, ये जो कोरबा है वहां से हसदेव रिवर निकलती है। और इसके साथ साथ यहाँ सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का डैम जो है हसदेव बांगो डैम, वो यहीं पे सिचुएटेड है। साथ साथ में यहाँ 2 टूरिस्ट प्लेस हैं, एक है सतरिंगा और एक है बुका। बुका इज कॉल्ड एज मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये 2 जगह भी आपको टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस काम को कौन कर रहा है? तो इस काम को कोल इंडिया लिमिटेड कर रहा है, जिसका एक जो हमारा इलाका है छत्तीसगढ़ वो आता है उसके एक पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एज एसईसीएल साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ये कोल इंडिया के अंदर ही आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, दिस पार्ट टेंड्स टू सस्टेनेबल माइनिंग। माइनिंग जो है वो तो हो ही रही है, साथ में एक बैलेंस बना रहे हैं हम लोग एनवायरमेंट के इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए। एक तो हम क्या कर रहे हैं, हमको इकोनॉमिक बेनिफिट हो रही है कोयला को खोद के, साथ में जब हम वहां पे फॉरेस्ट उगा दे रहे हैं तो वहां पे हम इकोलॉजी को प्रिजर्व भी कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज वेरी गुड। और इसके साथ साथ वो जो डंप हुआ हुआ जगह है वो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से यूज कर पा रहे हैं, तो इससे एक अच्छा बेनिफिट ही मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज सिस्टम टू एक्सपीडिएट लैंड म्यूटेशन इन छत्तीसगढ़। व्हाट डज इट मीन? देखिए, जब आप कभी जमीन खरीदते हैं, समझिएगा मेरी बात, when you people buy a plot या लैंड, तब आप सुने होंगे एक बहुत कॉमन सा वर्ड, रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और वहां आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे वेबसाइट पे नाम नहीं चढ़ा होता, आपका जो लैंड म्यूटेशन है या नामांतरण है वो नहीं हुआ होता है। इसके बाद एक नया प्रोसेस होता है जिसमें नामांतरण किया जाता है, और इसी बीच में बहुत करप्शन देखने को मिलता है। इस बीच में बिचौलिए होते हैं जो लोग आपसे पैसा लेते हैं। आपको 5 बार पटवारी के ऑफिस घूमना पड़ेगा, आपको तहसीलदार के ऑफिस घूमना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या होता है, आप भी चाहते हैं 5-1 हजार रुपए 10,000 रुपए दे दें और ये काम हो जाए। तो इट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो अभी देखिए करंट इशू क्या है, पीपल करेंटली वेट, और उसके बाद भी 1 से 3 महीना लगता है नाम चढ़ने के लिए, म्यूटेशन होने के लिए, आफ्टर द प्रॉपर्टीज रजिस्ट्री इज डन। और इसके लिए आपको पटवारी के ऑफिस जाना पड़ता था आज तक। आपको जैसे देखने को मिल रहा है रायपुर में हर महीने 8,000 लैंड के म्यूटेशन होते हैं, नाम चढ़ते हैं, और छत्तीसगढ़ में 60,000 ऐसे नाम चढ़ते हैं हर साल। तो इन सब चीजों के लिए कितने बिचौलिए होंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा, कि एक अलग से एक पूरा यहाँ पे एक वर्किंग कल्चर है
जिनका काम ही है आपका नाम चढ़वाना, इस चीज को हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, खत्म किया है। एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है और ये अलाउ करेगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्री होगा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा आपका नाम तहसील के B1 रिकॉर्ड में। जो आपका खसरा होता है उसमें एक B1 होता है, उस रिकॉर्ड में जब आपका चढ़ता है तब ऑनलाइन आपका नाम चढ़ गया होता है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री होते ही साथ आपका नाम क्या है, ऑनलाइन ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको 5 से 10 हजार रुपए का लगता था, जो आप मिडिल मैन को देते थे, वो कॉस्ट आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, तहसीलदार लोग थोड़ा हल्ला हल्ला कर दे रहे हैं, ये तहसीलदार का पावर, इतने बड़े पद में तहसीलदार हैं हम और हमारा पावर है ये, अब वो आप अब सब रजिस्टर को दे, सब रजिस्ट्रार को दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्यों इन लोग ऐसा कर रहे होंगे। तो ऐसा है, बट हो गया है ये चीजें अब, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। तो ये चीजें मैंने जो मैं यहाँ दिया ना, बैकग्राउंड एंड करंट इशू, यही मैं समझा रहा हूँ आपको, और मैंने अच्छे से लिख भी दिया है कि आप बाद में पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो व्हाट द करंट डेवलपमेंट इज, द स्टेट गवर्नमेंट्स न्यू सिस्टम involves the integrated app software that bridges gap between the registration and revenue department। पहले नाम जो चढ़ता था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था, रजिस्ट्री करना रजिस्ट्रार का काम था। तो ये दोनों अलग अलग थे, इसीलिए नामांतरण के लिए आप पहले रजिस्ट्री कराते थे और रजिस्ट्री के बाद आप जाते थे तहसीलदार पटवारी ऑफिस और वहां जाके आप नाम चढ़वाते थे। अभी क्या कर दिया गया, ये गैप जो था इन दोनों के बीच में, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही एज सून एज प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड द बायर नेम विल ऑटोमेटिकली बी अपडेटेड इन तहसील B1। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। विद इन 24 आवर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ जाएगा। तो कितने घंटे में, 24 घंटे में। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब आपका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट मैंने दे दिया है। पॉजिटिव क्या रहा कि बायर, जैसे आप बायर है या सेलर है तो उनका टाइम काफी बचेगा, एफर्ट बचेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा मिडिल मैन को। ठीक है, तो फ्रॉड होने का, अच्छा एक और इशू आता था, पहले क्या होता था, रजिस्ट्री हो गई वहां, बट ऑनलाइन नाम पुराने वाले मालिक का दिख रहा है, कहीं नामांतरण आपने नहीं कराया, म्यूटेशन नहीं कराया, तो एक ही जमीन 2 से 3 बार बिक जाती थी। अब वो भी बच जाएगा आपका, जैसे ही होगा एक 24 घंटे में आप चाहे ना चाहे नाम चढ़ गया होगा, तो उससे आपका क्या होगा, जो आपका डबल डबल बिक रहा था जमीन, जो एक एरर आ रहा था, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज सीएम रूरल बस सर्विस स्कीम लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़। क्या है ये स्कीम, तो समझते हैं हम लोग। ये अफोर्डेबल एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट देने के लिए स्कीम को लाया गया है, सस्ता और साथ साथ सबकी पहुंच तक। ये स्कीम को रिमोट एरियाज, जो एरियाज जहां पे ट्रांसपोर्ट की कैपेबिलिटी या ट्रांसपोर्ट अभी तक कनेक्टेड नहीं है, उन जगहों पे ये सीएम रूरल बस योजना को चलाया जाएगा। जो ये स्कीम है, ये बेसिकली पर्पज इसका है चीप एंड इजी ट्रांसपोर्ट इन रूरल रिमोट एरिया। ऐसे एरिया जहां बीहड़ जो बोलते हैं ना हम लोग, जहां पे अभी भी व्हीकल्स नहीं है, प्राइवेट बस नहीं जा रहे हैं, आने जाने के लिए लोगों को कोई साधन नहीं है, उन जगहों पे चलाया जाएगा। इसके लिए 100 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स को चिन्हांकित किया गया है, निकाला गया है। 25 करोड़ का इसका कॉर्पस है, सरकार पैसा निकाली है 25 करोड़ रुपए। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर का कोई प्लेयर है, वो उस इलाके में क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा इसको, देखिए सबसे पहले बेनिफिट दिया जाएगा 3 साल तक का फुल मंथली टैक्स एग्जेम्पशन। जो ये कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनको टैक्स हर महीने रोड टैक्स पटाना होता है, ईयरली मंथली, तो वो रोड टैक्स इनको 3 साल तक नहीं पटाना है। सरकार इनको पर किलोमीटर, देखो अब रिमोट इलाके में क्या है, स्टार्टिंग में इनको हो सकता है कि इंसेंटिवाइज ना हो पाए, लोग ना आए, खाली रह जाए बस, तो बंद हो जाता है। तो इनको पहले साल में 26 रुपए पर किलोमीटर दिया जाएगा पैसा, इस सेकंड ईयर में 24 रुपए दिया जाएगा और तीसरे साल में 22 रुपए पर किलोमीटर दिया जाएगा पैसा, सो दैट ये 3 साल तक कम से कम स्कीम चलती रहे। और इससे क्या होगा, लोगों को एक आदत पड़ जाएगी, और लोगों को आदत पड़ेगी तो उससे अच्छी चीजें ये होंगी कि वहां पे चीजें चलने लगेंगी। ऑल्सो इसमें ऐसा रखा गया है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं पाते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं दोनों पैर से, या 80+ के लोग, या एड्स पेशेंट हैं, उनको फुल एग्जेम्पशन दिया गया है, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फेयर एग्जेम्पशन दिया गया है उन लोगों को। ठीक है, और जो नक्सल अफेक्टेड इंडिविजुअल है, नक्सल अफेक्टेड एरिया के, रिमोट एरिया के लोग, जो लोग इफेक्टेड है, उनको हाफ फेयर देना पड़ेगा। ठीक है, this is what you have to know about this particular news article. Next is expanded scope of कृषि उन्नति योजना। तो क्या है कृषि उन्नति योजना, फार्मर एडवांसमेंट स्कीम। अब इसका बेनिफिट, ये पहले से चल रहा है ये स्कीम जो है, अब इसका बेनिफिट्स को और बढ़ाया गया, इसके एम्बिट को लार्ज कर दिया गया है। तो क्या किया गया समझते हैं हम लोग। पहले ये जो था ना,
ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फार्मर के लिए था, मतलब जिसके पास जमीन है, जिसका नाम चढ़ा हुआ है, उन्हीं को मिलता था। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रेगा, रेगा मतलब इनफॉर्मल एग्रीमेंट, क्या होता है, एक कोई लैंड जिसके पास जमीन है, लेट से आपके पास 10 एकड़ जमीन है, तो कोई एक फार्मर रहेगा, उसके पास जमीन नहीं है, वो फार्मिंग करना चाहता है आपके इसमें, आपने कोई पेपर वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ऐसी मुंह जवानी हो जाता है कि ते रेगा लेहस और तेहा एला बोबे, ठीक है, इस टाइप से होता है, डील हो जाती है कि इतना कट्ठा चावल दे, धान देगा ये, या तो पैसा देगा, जो भी होगा ऐसा हो जाता है। एक होता है बटई, बटई क्या होता है, शेयर क्रॉपिंग, इसमें क्या होगा, आपका लैंड है और बटई को आप दे देंगे और वो आएगा इसमें पूरा उगाएगा धान वान, आप पैसा लगाएंगे और ये आपको उसके बदले धान देगा, ठीक है। एक लीज होता है, जो एक गवर्नमेंट लीज टाइप का बना होता है, एक पेपर बनता है कि इतना एकड़ जमीन है, ये थोड़ा फॉर्मल तरीका हो जाता है। और डुबान क्षेत्र, जो आपका नदियों के आसपास का इलाका होता है, नदियों के आसपास का वो डुबान क्षेत्र होता है, जहां पानी बाढ़ आ जाता है, फ्लड, तो इन सब इलाकों में भी अब कृषि उन्नति योजना के तहत क्या मिलेगा, इनपुट असिस्टेंस फार्मर को मिलेगा पैडी और पैडी के सीड्स के लिए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है देख लीजिए आप थोड़ा सा, द स्कीम प्रीवियसली माइट हैव एक्सक्लूडेड इनफॉर्मल कल्टीवेटर, तो ये इनफॉर्मल कल्टीवेटर को अब इंक्लूड कर लिया गया है, यही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इससे अब क्या है, दिक्कतें नहीं आएंगी ज्यादा पैसे की उनको, और प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होगा फार्मर्स का, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा, एक बहुत इंक्लूसिव और एडाप्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ये सबको इंक्लूड कर रही है अब, तो इट इज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द फार्मिंग कल्चर इन छत्तीसगढ़। आप लोग इस मटेरियल को एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, तो और आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट एआई डाटा सेंटर पार्क टू बी इनॉग्रेटेड, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ का एआई डाटा सेंटर पार्क कहां बना है, ये नवा रायपुर में बना है। देखिए छत्तीसगढ़ फर्स्ट, पहला है ये एआई डाटा सेंटर पार्क, कहां बना है, सेक्टर 22 नवा रायपुर में। 1000 करोड़ का कॉर्पस गवर्नमेंट ने दिया है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अच्छा ये भी पता होना चाहिए, इसी के पास में एक सेमीकंडक्टर यूनिट भी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ से ऊपर खर्चा करके उसको प्लांट को लगवाया है। अब देखो सेमीकंडक्टर हो गया, यहाँ पे एआई हो गया, सेमीकंडक्टर किस पे यूज होता है, कंप्यूटर पार्ट्स, मोबाइल पार्ट्स, ये सब बनाने में, एआई किसका पार्ट है, इसके सॉफ्टवेयर बनाने में। तो ये देख रहे हो आप, एक ऐसी या एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जिससे बाहर से कंपनियां आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि यहाँ दिख रहा है एआई का भी पार्क है, सोलार आपका सेमीकंडक्टर का भी यूनिट है, तो इट इज अ वेरी गवर्नमेंट्स गुड स्टेप कि इससे क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी जो है इंडिया में या छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत अच्छा बूस्ट कर पाएंगे। और हम लोग सबसे स्टार्टिंग के स्टेट्स में है जो एआई को इतना एम्फेसिस दे रहे हैं, तो हम लेवरेज कर पाएंगे लॉन्ग रन में अपने आप को, क्या एक लोकेशन बना के, जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर सके हम लोग। तो ये इंडिया का डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया कैंपेन है, उसके साथ भी ये अलाइन करता है। इम्पैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हाई स्किल्ड जॉब्स रहेंगे, हमारे ही जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इंजीनियर जो बैंगलोर, पूना, हैदराबाद जाके काम कर रहे हैं, अगर कंपनियां आएंगी रायपुर में तो उनको हाई स्किल्ड पीपल को यहीं जॉब मिल जाएगा। यहाँ इससे क्या होगा, सेमीकंडक्टर यूनिट से और एआई इन्वेस्टमेंट पार्क से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा बाहर की कंपनियों का, ठीक है, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज NIELIT टू ओपन इन नवा रायपुर बूस्टिंग टेक्निकल एजुकेशन। तो ये है क्या एक्चुअली, आपको ये समझना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर हमारे छत्तीसगढ़ के तेंदुआ विलेज में नवा रायपुर में अभी खुल रहा है। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने 10 एकड़ के आसपास लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे दिया है। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है NIELIT, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अभी आप देख रहे हो, आप छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है, वो कहीं ना कहीं देश के टॉप मोस्ट सिटीज में आने लगा है विथ रेस्पेक्ट टू एजुकेशन। कुछ ही सिटीज हैं हमारे पूरे इंडिया में जहां आपको IIM भी देखने को मिलेगा, HNLU भी देखने को मिलेगा, लॉ का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, साथ में एम्स भी हमको देखने को मिलता है रायपुर में, CPET भी हमको देखने को मिलता है, और साथ में अभी ये NIELIT ये भी आपको देखने को मिल रहा है एक ही इलाके में।
तो एजुकेशन हब के रूप में नया रायपुर और ये रायपुर का इलाका उभरता हुआ दिख रहा है हमको, ये हमको समझना है। निफ्ट भी अभी खुल चुका है छत्तीसगढ़ में, अप्रूव हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। यहाँ से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो हम अगर ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट का और कंपनीज का, तो यहाँ कितना बूम करेगा आप समझ रहे हो इंडस्ट्री। बिकॉज पीपल, जब आप एक जगह से पढ़ते हैं वहां से आप कहीं ना कहीं, कहीं से भी हो आप उस जगह पे रह लेते हैं 4-6 साल, तो आप थोड़ा सा अटैच हो जाते हैं उस जगह से, और उस जगह पे ही आप आगे बढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, अगर आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाए तो सरकार अभी कर भी रही है वो एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश, एजुकेशन भी यहाँ अच्छे से बढ़ रहा है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। इस जो लैंड का एक्विजिशन था ये किसने दिया है, तो नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण जो है एनआरडीए, यही थे रिस्पॉन्सिबल थे लैंड के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का। नया रायपुर में उन्होंने ही 10 एकड़ का लैंड एलोकेट किया है इनको, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट यही मैंने बताया आपको, क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यूथ को, और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट हमारे स्टेट में, पूरे के पूरे स्टेट में होगा। नए एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी, भाई आप जहां से जॉब करते हैं, आप फाइनल जहां से आप तैयारी करते हैं, आप फाइनल ईयर 3rd ईयर में जब रहते हैं ना, तो अच्छे स्टार्टअप करने वाले उस टाइम वहां उनके ब्रेन चाइल्ड दिमाग में आने लगता है क्या स्टार्टअप करना है, वो थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ लोग इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं, और उनके लिए बेसिक जो बोल सकते हो आप टेस्टिंग ग्राउंड उनके कॉलेज का ही सिटी रह जाता है। तो आईआईटीज के लिए जैसे भिलाई हो जाएगा आपका कुटेला भाटा दुर्ग में, जैसे ही आपका एम्स वाले लोग रायपुर में ही प्रैक्टिस करना चालू कर दे, इट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज सेंट्रल गवर्नमेंट announces caste census with upcoming population survey। अभी हमारे देश में पॉपुलेशन सर्वे होने वाला है, हो रहा है। इसी के साथ अभी पिछले एक महीने हमने देखा, क्या देखा कि हमारे यहाँ अचानक से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को मंजूरी दे दी गई। काफी साल से हो हल्ला हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बोल रही थी संसद में, संसद के बाहर, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने, अभी बिहार का चुनाव है और कुछ आने वाले टाइम में 2-3 चुनाव हैं आपके, उसको उसके पहले क्या किया इन्होंने, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा ये घोषणा कर दी है। आज तक हमारे देश में घर घर जाके कभी नहीं पूछा गया था आपका कास्ट क्या है। देखिए हो क्या रहा है, ओबीसी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर है, साथ में एससी एसटी का पॉपुलेशन, एक क्लास डिफरेंस आ रहा है अपने ही अंदर में। तो अब क्या है, बेसिकली कास्ट के अंदर भी सब कास्ट देखा जाएगा, कौन सी कास्ट डेवलप है, कौन सी ओबीसी में है, कितनी जनसंख्या किसी कम्युनिटी की बढ़ी, वो सारी चीजें फर्स्ट टाइम 1951 में कास्ट का डाटा लिया गया था, उसके बाद अब हो रहा है। अगर आजाद इंडिया में देखेंगे तो हम पहली बार इतना डीप में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा। 2011 में एसईसीसी हुआ था, बट उसके कोई डिटेल्स यूपीए के गवर्नमेंट्स ने नहीं लिखे थे, मतलब पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाल फिलहाल में हमको देखने को मिला था बिहार में स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटका में और तेलंगाना में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, और वहां पे हमको एक ट्रेंड दिखा कि जो ओबीसीज हैं उनका राइज हो रहा है, मतलब ओबीसीज आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड दे आर हैविंग अ सम, यू कैन से कि कम उनके पास वो है परसेंटेज ऑफ reservation. So this will somehow overhaul all the reservation policies in India. Also there is important case with respect to reservation जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, ये था इंदिरा स्वानी केस। कहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा तो था, हाँ, इंदिरा स्वानी केस जजमेंट। ये क्वेश्चन पूछ देगा क्योंकि आ सकता है। तो इसमें एक वर्डिक्ट दिया था आपके सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 50% से ऊपर, जैसे 100 पोस्ट निकले किसी चीज में, तो 50% तक का रिजर्वेशन दे सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब मिला के। तो ये जो एक ब्रीच है, ये जो अब लाइन है, ये आप कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि इसमें नए रूल्स बन सके, क्योंकि इससे होगा क्या, अभी देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा तो हो सकता है ओबीसीज का पॉपुलेशन ज्यादा है, एससीज एसटीज का ज्यादा हो जाए पॉपुलेशन, तो इससे इनको जो है इनका शेयर ऑफ जो रिजर्वेशन है वो बढ़ सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट को फिर से सोचना पड़ सकता है या गवर्नमेंट को कि इस केस को फॉलो किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है, बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 50% रिजर्वेशन कैप था, कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन के कारण ही जो छत्तीसगढ़ में बीच में नहीं हुआ था, ओबीसी का रिजर्वेशन 28% कर दिया गया था, और फिर उसको क्या किया गया, फिर स्टे लग गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, और उसके बाद फिर से वापस 14% पे ला दिया गया। तो यही केस के कारण हुआ था वो, कि इंदिरा स्वामी केस ने ये डिक्लेयर कर चुके हैं, एक बार एक कैप बना दिया गया, 50% से ऊपर कोई भी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी को ऊपर नहीं ले जा पाएगा।
इससे हमको अभी तक जो पॉलिसीज बनती है वो कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, बस पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग ऑन अ प्रिजम्पशन। अब क्या होगा, एक एविडेंस रहेगा कौन सी कम्युनिटी कितनी है, कौन सा कास्ट कितना पॉपुलेशन में हाई है, कम है, तो उनके वेलफेयर के लिए जो डाउन ट्रोडन है उनको उठाने के लिए, और जो ऊंचे हैं उसी कास्ट में उनको एक्सक्लूड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप रहेगा रिजर्वेशन के पॉलिसीज में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक कुछ नेगेटिव भी है, इससे रिस्क हो सकता है इंक्रीज सोशल फ्रेगमेंटेशन का, और पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, कास्ट पॉलिटिसाइजेशन बढ़ सकता है, कि होता है ना कि जातिवाद राजनीति जो बोलते हैं वो भी हो सकती है। तो ये हमारे बात टॉपिक का नहीं है बात करने का। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट थिंग इज द जियोग्राफी ऑफ माइग्रेशन। इंडिया पूरे दुनिया में सबसे बड़ा माइग्रेशन का एक गढ़ निकला। इंडिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यूएसए में लोग जा रहे हैं। कोई इंसान माइग्रेट कब करता है? फॉर अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपको वैसा पेमेंट नहीं मिल रहा है, जैसा लाइफस्टाइल आपको चाहिए वैसा लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा है, तब आप माइग्रेट करते हैं। तो हमने देखा ग्लोबल माइग्रेशन 2024 में 30 करोड़ लोग जो हैं, 300 मिलियन लोग हमको देखने को मिले क्या कि माइग्रेट किया उन्होंने। और ये जो है आपका 3.7% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है जो माइग्रेट की। सबसे ज्यादा हमको देखने को मिला यूएसए में लोग गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हाईएस्ट माइग्रेशन कहाँ था, तो यूएसए में था। और हमको ये भी देखने को मिला कि एक ट्रेंड हमको देखने को मिला है कि इंडिया से लोग काफी जा रहे हैं, एंड हाईएस्ट इंडिया से ही थे जो माइग्रेशन हुआ था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट था 67% ऑफ द माइग्रेंट गो टू वेल्दी कंट्रीज। वेल्दी कंट्रीज जाते हैं, पैसे वाली कंट्रीज। क्यों? वहां पे तनख्वाह अच्छी मिलेगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी। तो इंडिया के लोग देखते हैं आप यूएसए जाते हैं, यूएई जाते हैं, ये कुवैत जाते हैं, कतर जाते हैं, सब काम करने बाहर के अच्छी कंट्रियों में जाते हैं, सो दैट उनको यहाँ पे जो लेबर स्किल पावर नहीं है हमारा, वहां उनको ज्यादा तनख्वाह मिले और वो रेमिटेंसेस ज्यादा भेज सकें। इंडिया से यूएसए जाने का एक रूट है, मैक्सिको टू यूएसए लोग जाते हैं इलीगली, डंकी रूट जिसको बोलते हैं हम। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दिस इज द रूट हाउ दे रीच देयर। नेक्स्ट इज, और ये जो सर्वे है ना, ये सर्वे जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सर्वे कराया था 3 इंस्टीट्यूट्स ने मिलके, जो थे आपके हांगकांग के एक इंस्टीट्यूट थी यूनिवर्सिटी, मेटा जो फेसबुक मेटा है वो, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन तीनों ने 3 बिलियन फेसबुक यूजर्स के ट्रेंड को समझा और वहां से ये डिटेल्स निकाल के हमको दिए हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू नो। हाईएस्ट हमारे इंडिया से ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट एआई डाटा सेंटर पार्क टू बी इनॉग्रेटेड इन नवा रायपुर। दिस वी हैव डन, हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया गेट्स न्यू डीप वाटर पोर्ट। सीधा एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, विजिंझम पोर्ट कहाँ है, विजिंझम पोर्ट कहाँ है? तो एक्चुअली ये पोर्ट जो है आपका, ये विजिंझम पोर्ट जो है ये केरला में है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आए तो। ये पोर्ट जो है पीपीपी मॉडल में बना है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसको केरला गवर्नमेंट प्लस इसको और किसने इसमें सहायता दी है, अडानी पोर्ट्स ने। इन दोनों ने मिला के इसको बनाया है। ये इंडिया का, ये जैसे आपका, ये आपका क्या है, केरला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नेचुरल पोर्ट है, एक नेचुरल पोर्ट है। इसका मतलब ये एक होता है नेचुरल पोर्ट और एक होता है आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट वो होते हैं जैसे आप का सी का शोर है, उसके बाद आपका सी चालू होता है, तो वहां पे नीचे में जमीन होती है, वहां से ऐसे जमीन स्लोप होती है ना, ये देखो ये आपका लैंड है, फिर सी ऐसे करके धीरे से ऐसे करके होती है। बट ये जो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये आर्टिफिशियल, ये जो आपका ऐसे टाइप की जगह होते हैं, यहाँ पे इसको खोदा जाता है और यहाँ पे इसको डेप्थ में ले जाया जाता है इस इलाके को, और फिर ये आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया जाता है। बट ये बहुत टफ है इसको बना पाना। अब ये जो आपका विजिंझम पोर्ट जो है, ये एक नेचुरल पोर्ट है केरला में। इसमें क्या है, ऐसा है लैंड और सीधा ऐसा है ये। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स जो हैं आपके, बहुत बड़े बड़े शिप आके यहाँ पे क्या है, एंकर कर सकते हैं। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए लिखा है इसको मैंने डीप सी वाटर पोर्ट, मल्टीपर्पज पोर्ट। ठीक है, किसने किसने बनाया, अडानी पोर्ट्स और केरला गवर्नमेंट ने मिलके बनाया है। दिस यू हैव टू नो। ये हमारा जो इंडिया का सागरमाला प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें हमको क्या करना है, एनहेंस करना है पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल कनेक्टिविटी को, उस प्रोग्राम से अलाइन करता है। उसी के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये आपको समझना है। तो ये दोनों पार्टनर्स का नाम है, इस नोट्स में आप लोग पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट होगा, मैरीटाइम ट्रेड कैपेबिलिटीज इंडिया की बढ़ जाएंगी, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, भैया एक पोर्ट बनेगा, ज्यादा शिप आएंगे, ज्यादा शिप आएंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
ज्यादा लोग लगेंगे तो दिस इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दिस। एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बोल सकते हो, मराइन जो कल्चर है वहां आसपास वो खराब होगा, बहुत शिप्स आएंगे तो मोटर्स चलेंगे तो वहां के नीचे के जीव जंतु को हैम्पर करेगा। तो दिस इज व्हाट कंसर्न्स is always there when a port is developed in any part of the world. Next is India's first hydrogen fuel logistic truck launched from छत्तीसगढ़। सिंपल सा याद रखना कि क्या है, क्या बोला हूं मैं, छत्तीसगढ़ से पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक लॉन्च हुआ है, बस यही इतना दिमाग रखो। हाइड्रोजन को जब फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है किसी भी चीज में, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। और वाटर हानिकारक नहीं होता है। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बहुत हार्मफुल है, हमारे एयर पॉल्यूशन करता है। अब हम बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत सेफ है। भैया कोयला से ही तो जल के आपका इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, मगर जब बिजली आप यूज कर रहे हो कार को चार्ज करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हुआ। तो हमारे देश का 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाने का एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। तो उस पर्टिकुलर पाथ में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। ऐसे ही हम जीरो कार्बन बनेंगे। भाई इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोड्यूस करेंगे विथ हाइड्रोजन, या हम सीधा गाड़ी चलाएंगे हाइड्रोजन से, पानी निकलेगा, क्या खराबी है? हाइड्रोजन अबेंडेंट है हमारी दुनिया में। तो यही हमारा 2070 का जो गोल है प्राइम मिनिस्टर का, उसके विजन के साथ अलाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। तो ये पता होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज न्यू फ्रॉग स्पीसीज चिरिजलस सह्याड्रेनेसिस। चिरिजलस सह्याड्रेनेसिस ये एक मेंढक का प्रजाति का नाम है भैया, याद रखना। क्वेश्चन में सीधा पूछ देगा ये क्या है, और बोल्ड हो जाएंगे अपन। तो ये एकदम आंसर, ये टाइप के जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी है। अगर सुना है, पता है, 2 नंबर हाथ में है। नहीं सुना, नहीं पता, तुक्का लगाओगे, 50% चांस गलत हो जाएगा। तो ये अभी कांगेर वैली में, कांगेर वैली नेशनल पार्क में ये डिस्कवर किया गया है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। छोटा सा फ्रॉग होता है, 22 mm 27 mm का फ्रॉग होता है। एम्फीबियन डाइवर्सिटी है ये हमारे देश की, प्रदेश की। ये जो आपका फ्रॉग होता है कांगेर वैली नेशनल पार्क में हमको मिलता है, जो 200 स्क्वायर किलोमीटर का सबसे छोटा नेशनल पार्क है हमारे प्रदेश में। जो 3 नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, उनमें से एक नेशनल पार्क है ये, और सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये 27 mm के आसपास का रहता है। प्राइमरीली ये बुशेज और शब जो झाड़ियां होती हैं उनमें रहते हैं। अपने एग्स को ये मॉइस्ट इलाके में ले करते हैं, और इनका साउंड जो होता है डिस्टिंक्ट, एक चिक चिक वाला साउंड होता है। वाइल द ब्रीडिंग सीजन इज ऑन, ये चिक चिक करके साउंड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द करेंट न्यूज। नाउ द नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट ट्राइबल रिसर्च पार्क टू बी एस्टेब्लिश्ड इन दंतेवाड़ा। तो हमारे देश का पहला, अगर क्वेश्चन में आता है ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये दंतेवाड़ा, हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। इसको आईआईटी भिलाई हेड कर रहा है। आईआईटी भिलाई जो है ये इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ क्या है ये? फर्स्ट ट्राइबल पार्क रिसर्च पार्क है। ठीक है, कौन हेड कर रहा है? आईआईटी स्पीयर हेड कौन है? आईआईटी भिलाई, और ये दंतेवाड़ा में बन रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रिसर्च रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटीज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, की वहां पे ये खोज किया जाए कि कैसे हम इनके ट्राइब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, जिनकी जो उनकी नॉलेज है ट्राइबल कल्चर के थ्रू। प्रिजर्व एंड प्रमोट ट्रेडिशनल आर्ट, जैसे डोकरा आर्ट है, बैम्बू, कंडरा, कंवार, धनवार, भिंजवार, इन लोग जो आपका बैम्बू आर्ट करते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस अब एक्सटिंक्ट की कगार पे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं ट्राइब से, तो लैंग्वेज को बचाना है। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो चली गई तो चली ही जाती है, फिर वो सिर्फ फिर बोल नहीं पाते हैं लोग। तो लैंग्वेज प्रिजर्व करना, उनके कल्चर को प्रिजर्व करना। एज द सोसाइटी इज मॉडर्नाइजिंग डे बाई डे एंड अ वेस्टर्न टाइप ऑफ कल्चर इज ऑल्सो बीन अडॉप्टेड इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, वैसे ही हम देख रहे हैं कल्चर से चेंज हो रहे हैं लोग। तो कल्चर, कस्टम्स को बचा के रखना और सिविलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को बचा के रखना इसका काम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज में। ठीक है, ये भी एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछ देगा हु इज लीडिंग द इनिशिएटिव। तो आईआईटी भिलाई इज लीडिंग द इनिशिएटिव। ही द आईआईटी भिलाई इज प्रोवाइडिंग द एकेडमिशियन एंड रिसर्चर्स। बहुत ताबड़तोड़ रिसर्चर होते हैं आईआईटीज में। एक बार ट्रेवल करके कभी घुसोगे ना,
तो मतलब मिलके वहाँ के जो फैकल्टीज हैं वो आपके सामने से गुजर जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। 5 दिन ट्रैक करोगे, छठे दिन ले देके 3 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें भी 5 सेकंड वो सुनेंगे आपको। इस लेवल के फैकल्टीज होते हैं आईआईटीज में, अच्छे अच्छे जो होते हैं टॉप। अगर वो रिसर्च करेंगे तो कोई अच्छा ही होगा। नाउ द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज, इंडिया में आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पाकिस्तान जैसे कायर देश ने हमारे देश में पहलगाम में 26-28 लोगों को गोलियों से मार दिया। दे वांटेड अ वेरी बैड थिंग, जो हमारे देश में एक डिवीजन क्रिएट करने का उनका कोशिश था। तो यहाँ पे हमारे देश में उसके जस्ट बाद इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया गया, पॉज कर दिया गया। हम नहीं मानेंगे ये बोले। तो इंडस वाटर ट्रीटी में 6 टोटल रिवर हैं, इंडस, चेनाब, झेलम, रवि, बीस और सतलज। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपके इंडस, चेनाब और झेलम, ये जो तीनों रिवर हैं, ये एक्सप्लिसिटली जब ट्रीटी हुई थी उस टाइम पे ये किसको दिया गया था, ये पाकिस्तान को इनके वाटर का पूरा पावर दिया गया था कि इंडिया से भले ये गुजरती हैं बट इंडिया इसमें रोक नहीं सकता। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कर सकता है बट मेजर जो काम है वो सिर्फ वहां पे रोकने का और प्रिजर्व करने का पाकिस्तान करेगा। वैसे ही ईस्ट फ्लोइंग रिवर थे रबी, बीस, चेनाब, तो इसको इंडिया को दिया गया था। बट नाउ अब टाइम आ गया है, अति हो चुका है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो इन्होंने क्या किया है, ये इसमें आपको क्या याद रखना है, सलाल डैम कहाँ है, सलाल डैम और बगलियार डैम, ये 2 डैम जो है चेनाब के ऊपर है। और इन दोनों डैम को क्या किया गया है, बगलियार डैम को थोड़ा सा रोका गया है और चेनाब जो आपका सलाल डैम है उसके सारे गेट को बंद कर दिया गया है। इसके बाद क्या है, डैम के इधर बहुत सिल्टिंग हो रखी थी, जो अब सॉइल जमा हो गया था, उसको खोदा जा रहा है सो दैट पानी को हम इकट्ठा कर सकें। तो ये सलाल डैम कहाँ है, डायरेक्ट पूछ सकता है। बगलियार डैम कहाँ है, ऑन चेनाब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सलाल डैम रियासी में है और जम्मू कश्मीर में, बगलियार आपका रामबान में है। ठीक है, ये भी क्लियर याद रखिएगा। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका झेलम रिवर है उसमें किशन गंगा डैम है और उसको भी आपका फ्लो रोकने के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ अभी काम चल रहा है, ये आपके न्यूज में ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए आपको। नाउ द नेक्स्ट इज, छत्तीसगढ़ फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम टू शोकास 42 ट्राइबल लाइफस्टाइल इन नवा रायपुर। तो क्या हुआ है, पहले छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम, अभी 42 जो हमारे छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे पुरखौती मुक्तांगन है आपका नया रायपुर में, उसके पास में ये ट्राइबल म्यूजियम बना है। वहाँ इनके कल्चर के, लाइफस्टाइल के, ट्रेडिशन के आर्टिफैक्ट्स पूरे कलेक्ट करके रखे गए। 3 साल का टाइम लगा इनको पूरे आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन आएगा, पहला ट्राइबल म्यूजियम जो है छत्तीसगढ़ का वो कहाँ है, लोकेशन है उसका ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैंपस पुरखोती मुक्तांगन। क्या क्या होगा यहाँ, हम उनकी लाइफस्टाइल को यहाँ शोकेस किया इन्होंने, फूड क्या खाते हैं वो, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है। क्वेश्चन पूछेगा कितने ट्राइब्स का, तो 42 ट्राइब्स का यहाँ पे है। इस पर्टिकुलर म्यूजियम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि पहले आप एंटर करोगे तो नॉर्दर्न पार्ट पे घुसोगे, फिर आप सेंट्रल पार्ट पे आओगे और सदर्न पार्ट पे। तो नॉर्थ में नॉर्थ के ट्राइब की चीजें रखी हुई हैं सारे, जैसे नॉर्थ के डिवीजन सरगुजा डिवीजन और बिलासपुर कोरबा डिवीजन, फिर सेंट्रल में आपका रायपुर और दुर्ग डिवीजन के जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में, और आखिर में बस्तर डिवीजन के ट्राइब्स के बारे में। तो ऐसा ही ये डिजाइन है पूरा का पूरा आपका म्यूजियम, आपको पता होना चाहिए। यहाँ इनके बर्थ, मैरिज, डेथ रिचुअल्स के बारे में, हनाल गट्टा, गोटुल, ये सब चीजों के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है। हाउसिंग और ट्रेडिशन गोटुल के बारे में, ट्रेडिशनल लाल बंगला क्या है, ट्रेडिशनल यूटेंसिल क्या यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, हंटिंग वेपन अपन बता, ऐसा भी वहां पे ये सब जो कलेक्ट किया गया ना आर्टिफैक्ट्स और ज्वेलरी और ये सब चीजें, तो बहुत सारे डोनेट किए हैं ट्राइबल पीपल ने, और कई चीजों को तो बहुत 300, 400 साल पुरानी चीजों को गवर्नमेंट ने पैसा दे के खरीदा है इस म्यूजियम में रखने के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा 5 से 6 जनरेशन ओल्ड आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं। 3 साल लगा है इन सबको कलेक्शन करने में। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय दिसंबर। तो अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए है, फिर जापान, फिर आपका चाइना है, और हम देखते हैं 4th नंबर पे जापान है, 5th नंबर पे जर्मनी है, 3rd नंबर पे जर्मनी है, 4th नंबर पे जापान है, 5th नंबर पे इंडिया है। तो इंडिया जो है $4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, और इंडिया अब दिसंबर तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी दुनिया की, जापान को सरपास करके। ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो इंडिया जो है अगले साल ही, अब 2028 तक हम ये मान रहे हैं कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जर्मनी को भी सरपास करके। तो ये आप देख रहे हैं इंडिया जो है पिछले 10 साल में 110% का ग्रोथ हुआ है हमारे जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे।
हम जब 2015 पे थे तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थे, अभी हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और ये माना जा रहा है कि 2032 तक हम 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बढ़ जाएंगे। हर 1.5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर हमारे देश में बढ़ रहा है इकोनॉमी में। इसका मतलब इंडिया इज अ वेरी फास्ट गोइंग कंट्री, इंडिया तेजी से बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अब देखो पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक जब हमारी बढ़ती है तो ग्लोबल स्टेज फिर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आता है, उनको लगता है कि यहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं उससे हमको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, यील्ड ज्यादा मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं देश में। इससे डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हमारे देश में, क्या कि लोन्स दे रहे हैं लोग। इसके साथ साथ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है हमारे देश का, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ज्यादा जीडीपी बढ़ रही है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सेंटर अप्रूव रावघाट जगदलपुर न्यू रेलवे लाइन। तो ये रावघाट जो है आपका, जो कांकेर में हमने पढ़ा है, 4-5 मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके आयरन ओर के इलाके हैं उनमें एक रावघाट है, हाहा लद्दी, मेट बोदली, आरी डोंगरी, ये सब मैंने बताया था ना आपको। तो उसी के साथ राव घाट है जहां से बीएसपी को सप्लाई होता है आपका क्या, आपका आयरन ओर। तो वही राव घाट से जगदलपुर की ओर एक रेलवे लाइन को पास कर दिया गया है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और पूरा का पूरा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सेंट्रल बजट से आ रहा है। 140 कितने किलोमीटर का है, 140 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार हमारे बस्तर के इलाके, जगदलपुर के ट्राइबल इलाके तक में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए ये स्कीम है, बहुत अच्छी चीज है। अब बहुत इजीली मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जगदलपुर तक लोग पहुंच पाएंगे, वहां के लोगों के लिए टूरिज्म बढ़ेगा। जो दंतेवाड़ा और उस इलाके में आपको इतने सारे ओर्स दिखते हैं, वो सब ओर को ट्रांसपोर्ट करने का एक इजी तरीका आएगा। अभी वहां कोई रेलवे का एक्सेस नहीं है, तो ट्रक बस चलती थी, बट रेलवे का एक्सेस आ जाएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कोंडागांव और नारायणपुर तक बढ़ जाएगी कनेक्टिविटी। इसके लिए बस लैंड एक्विजिशन जो हो रहा है वो कंप्लीट होने के कगार पे ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्टेक्स्ट पे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा पूरे बस्तर के रीजन में, पैसा बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, सब ये पता होना चाहिए। और वैसे भी अभी होम मिनिस्टर का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को एरेडिकेट कर दिया जाएगा पूरे के पूरे बस्तर रीजन से। ऑल्सो इट विल गिव अ न्यू एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड, टूरिज्म। ठीक है, ये सब चीजों को, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ सकता है उससे। नेक्स्ट इज इंडिया रिटेलिएट विद प्रिसीजन स्ट्राइक आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम में जो बर्बरता की पाकिस्तान ने, उसका हमने बहुत जोरदार जबरदस्त 9 सैन्य ठिकाने, नौ जो आपके पाकिस्तान के अंदर आपके क्या थे, आतंकवादी जो टेररिज्म के ठिकाने हुआ करते थे, वहां हमने मिसाइलों से सीधा वार किया और वहां पे क्या किया, उनको इमोबिलाइज कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इंडिया ने घुस के मारा है पाकिस्तान को अंदर। इसके बाद तो और फ्यूचर में ऐसा भी हुआ कि हमने उनके 6 बेसेस को, 5 से 4 बेसेस को भी ब्रह्मोस के मिसाइल से उड़ा दिया। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही कमजोर हो रखी थी, बट समहाउ वहां पे क्या हो गया, आपका सीज फायर हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहलगाम में कुछ मिसाइल स्ट्राइक हुए, यहाँ पे ये सारी चीजें, इससे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया, हमने सस्पेंशन कर दिया इसका। और आपको पता होना चाहिए दिस वाज द थर्ड मेजर स्ट्राइक, पहले यहाँ पे 2 बार हुई, 16 में सर्जिकल, 19 में एयर स्ट्राइक। पहली बार ये ऐसा स्ट्राइक था जिसमें हमारा फ्रांस से लिया हुआ रफाल का जो फाइटर जेट है वो यूज हुआ था। हम क्या कर रहे थे, हम 60 किलोमीटर दूर से अपने ही बॉर्डर के अंदर रहते हुए एयरप्लेन में, ऐसे रफाल था हवे में, और यहां से हम मिसाइल दाग रहे थे किसमें, पाकिस्तान की ओर। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ, एडवांस्ड वेपन यूज हुए थे। एक आपको नाम पता होना चाहिए, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसको स्ट्रॉम शैडो भी बोलते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक रेडार इवेडिंग बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी वाला मिसाइल है, बहुत लंबे दूरी तक जा सकता है। 450 किलो का वॉरहेड है इसका, बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है, रडार से बच के जाता है। इसको हमने यूज किया कि उन लोग हमको क्या है, हमको पकड़ ना सके, हमारे मिसाइल्स को रोक ना सके। हैमर बॉम्ब टेक्नोलॉजी यूज की हमने। ये क्या है आपका, एयर टू ग्राउंड, जो रफाल में लगा होता है हैमर ग्राउंड, और वो जो होता है आपका 70 किलोमीटर तक आगे जा सकता है। ये जीपीएस और लेजर गाइडेड मिसाइल होता है, जैमर प्रूफ होता है, जैमर से भी नहीं रुकता है ये। ठीक है, हमें नागास्त्र, नागास्त्र जो है वो इंडिया में ही नागपुर में पूरा टोटली बना है। इट इज द फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड सुसाइड एंड एक्सप्लोजिव ड्रोन। तो नागास्त्र ड्रोन को हमने यूज किया
और ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए हमने अटैक किया है, नागास्त्र से बॉम्बिंग की थी, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। ऑल्सो जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक हो रहे थे तब इंडिया ने एक्टिवेट कर दिया था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमने रशिया से लिया है, और पाकिस्तान ने चाइनीज HQN सैम लिया और वो कुछ नहीं था, S-300 का कॉपी था, चाइनीज माल था, वो कुछ इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, पूरा अटैक पे हमने बर्बाद कर दिया उनके एयर बेसेस को। एंड हमारे देश में एक भी उनका मिसाइल नहीं गिर पाया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमने कुछ इंडिजिनियसली बनाए हुए भी एयर डिफेंस सिस्टम, अस्त्रा और कुछ अलग अलग चीजें भी यूज की हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने रोक के रखा इस पूरे पाकिस्तान के तमाशे को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इंडिया का जो इसरो का कार्टोसैट है, ये बहुत रियल टाइम हमको इमेजनी, जो आप देख रहे होंगे जब न्यूज देख रहे थे तो हमको इमेजेस आ रहे थे, सैटेलाइट इमेजेस। तो दिस इज व्हाट इंडिया इज अप टू। हमारे इसरो ने कार्टोसैट इसीलिए भेजा है कि हमारे पास अब GPS USA से हमको उधारी नहीं मानना है, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। हमारे पास खुद का एक टेक्नोलॉजी है, खुद का GPS है हमारे पास, ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका नाम कार्टोसैट है। और वो कार्टोसैट से हम क्या कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे इनको। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चीजें थी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का क्लास इज ओवर। ये PDF आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में नेक्सस IAS के नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ में, या आप लोग वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.nexusiasacademy.in। आई विल रिकमेंड टू विजिट। आपको कुछ यहाँ पे कोर्सेज भी दिखेंगे एप्लीकेशन में, देखोगे। अगर किसी को भी CGGS में कोई भी इशू आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम, ADI, ADIM, ADEO, फुट पटवारी, जो एग्जाम आया, CGPSC, जस्ट वो यहाँ पे जाके आप डेमो क्लासेस और नोट्स का कंटेंट देखिए एक बार जाके, ठीक है, एप्लीकेशन में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल इन इंग्लिश में बोल सकता हूँ इसको। ऑल्सो हमारा इंटीग्रेटेड, अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर CGPSC की, तो आप हमारे इंटीग्रेटेड कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका 2995 में है ये कोर्स, और ये आपका 7995 में है। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी फ्री है, प्रीलिम्स का 42 टेस्ट का। ऑल्सो हमारा 6 जुलाई से एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, दैट इंक्लूड्स 42 टेस्ट, और ये 995 का ही बस कॉस्ट करेगा। तो आप वेबसाइट और एप्लीकेशन विजिट करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर एक वीक का करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस। ये मटेरियल आप लोगों को एप्लीकेशन में ही मिलेगा, फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में। थैंक यू गाइस।